मित्रों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एमजीआई ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, मोस्ट वेलकम। मित्रों, मैंने भारत के भौतिक विभागों में पहला भौतिक विभाग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत के बारे में वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आज अपना नेक्स्ट जो भौतिक विभाग जो है नंबर 2, विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इस जो मैदान के बारे में हम चर्चा करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भौतिक विभाग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गजब का टॉपिक है दोस्तों। ये मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा, जो पहले मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि ये जो क्षेत्र है इसको हम प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी द्वीपीय पठारी क्षेत्र, जिसको प्रायद्वीपीय पठार हम कहते हैं। और मैंने आपको भौतिक विभाग में बताया था ये उत्तर में हिमालय पर्वतमाला ऐसे फैल रही थी। ये कौन सा भौतिक विभाग हो गया था अपना? हिमालय मैंने पढ़ा चुका हूं मैं आपको। और आज हम तीसरा भौतिक विभाग पढ़ेंगे, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं विशाल मैदान। क्या कहते हैं? विशाल मैदान, जो आज हमें पढ़ना है, ये ध्यान रखना। प्रायद्वीपीय पठारों ही हिमालय के बीच में कौन सा भौतिक विभाग आ रहा है? विशाल मैदान। अब यूं कह सकते हैं हम कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में व प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में जो भौतिक विभाग है उसे विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया अपना कि हिमालय के दक्षिण में कौन सा भौतिक विभाग है या प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में कौन सा भौतिक विभाग है। अब दोस्तों आप याद रखिएगा, ये जो भौतिक विभाग है ये भारत के 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर ये फैला हुआ है। दूसरा प्रश्न, यह भौतिक विभाग हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य है। हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य है, या यूं कह सकते हो कि हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीप के उत्तर में ये भौतिक विभाग स्थित है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न अपना यहां पे ये बन जाएगा कि विशाल जो मैदान है इसका निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? नदियों के द्वारा। अब वो कौन कौन सी नदियां हैं जिसके द्वारा इससे भौतिक विभाग का निर्माण हुआ? तो सबसे पहले हम देखेंगे गंगा, उसके बाद में देखेंगे ब्रह्मपुत्र, और तीसरे नंबर पे आंशिक रूप से जो सिंधु नदी है ये भी इस मैदान का निर्माण करने में सहायक होती है। तो विशाल मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? नदियों के द्वारा हुआ है। कौन कौन सी नदियों के द्वारा हुआ है? गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। इसके बाद में अब ये स्वाभाविक है कि इस मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है, तो नदियों के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से जो अवसाद लाके इस क्षेत्र में बिछाया गया है, इसलिए यहाँ पे जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसको जलोढ़ मिट्टी को हम कांप मिट्टी भी कहते हैं, इसे हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं, इसे हम अल्फीसोल के नाम से भी जानते हैं, अल्फीसोल। इसे हम एलुवियल कहते हैं, एलुवेलियल। और इसी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी, कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी, अल्फीसोल, एलुवेलियल आदि के नामों से इसको जाना जाता है। इसको दोमट मिट्टी भी कह सकते हो आप, दोमट मिट्टी। तो ये नाम हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नाम हो गए एक ही मिट्टी के। तो दोस्तों कृषि कार्यों की दृष्टि से ये मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। कृषि कार्यों की दृष्टि से सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी। वर्ल्ड की, भारत की नहीं, राजस्थान की नहीं, वर्ल्ड की सबसे उत्तम श्रेणी की मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजनिक तत्व, जीवाश्म आदि ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए मिट्टी कृषि कार्यों की दृष्टि से इंपोर्टेंट मिट्टी मानी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों यहां पे देखते हैं कि इस भौतिक विभाग में, विशाल मैदान में मिट्टी का प्रतिवर्ष प्राकृतिक नवीनीकरण होता रहता है। प्राकृतिक नवीनीकरण,
मिट्टी का प्राकृतिक नवीनीकरण प्रतिवर्ष कौन से भौतिक विभाग में होता है? उत्तर भारत के विशाल मैदान में। अब ये प्राकृतिक नवीनीकरण मित्रों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप सपोज कीजिए यहां पे कि ये कोई खेत है और यहां से आपने कृषि उत्पादन लिया, इस खेत से आपने कृषि उत्पादन लिया तो खेत की मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आएगी, लेकिन इस क्षेत्र में नदियों के बाढ़ का पानी यदि दोबारा से आ जाएगा तो मिट्टी की एक नई लेयर, मिट्टी की एक नई परत दोबारा से बिछ जाएगी, तो मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है, मिट्टी का सही प्रबंधन रहता है, मिट्टी में नयापन आता रहता है। इसे ही मिट्टी का प्राकृतिक नवीनीकरण कहा जाता है। अब दोस्तों ये तो इंपॉर्टेंट इसका बेस हुआ। अब ये जो मैदान है, अब आपको पता है कि लगभग 2400 से 3200 किलोमीटर लंबाई में ये मैदान जो है ये फैला हुआ है। ये भी याद रखना, 2400 से 32 किलोमीटर लंबाई में ये जो मैदान है ये फैला हुआ है। इस मैदान की जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से लगभग 200 मीटर है। ये भी याद रखना, जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विशाल मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप आराम से बता सकते हो 200 मीटर। इसके बाद में दोस्तों एक प्रश्न और बन सकता है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है कि विशाल मैदान में जल विभाजक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अंबाला जो है, कौन सा क्षेत्र? अंबाला। अंबाला, अब अंबाला जो क्षेत्र है ये उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, तो ये उठा हुआ भाग है, तो कुछ जो भाग है वो पश्चिम की ओर, जो देखो उठे हुए भाग से कुछ नदियां पश्चिम की ओर गिरती हैं और कुछ नदियां पूर्व की ओर गिरती हैं। तो अंबाला क्षेत्र को विशाल मैदान में जल विभाजक कहा जाता है। जल को बांटने का काम कौन सी उच्च भूमि कर रही है? अंबाला उच्च भूमि। जैसे एग्जाम में प्रश्न आपसे कर लिया जाए कि विशाल मैदान में जल का बंटवारा करने में कौन से क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, तो आपको क्या करना है? अंबाला क्षेत्र। ये ऊंचा क्षेत्र है, तो जो नदियां पश्चिम में आती हैं, जो नदियां इस क्षेत्र से पश्चिम में आती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, और जो नदियां पूर्व में आती है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जल को बांटने का काम कौन सा क्षेत्र करता है? अंबाला क्षेत्र। ये आपको समझ में आ रहा होगा आपके। उसके बाद में दोस्तों हम यहीं पे देखते हैं कि ये जो विशाल मैदान है इसको हम 4 उपविभागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने उपविभागों में? 4 उपविभागों में, उपविभागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। 4 उपविभाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला क्षेत्र आता है भाबर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? भाबर क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है तराई क्षेत्र। तीसरा जो क्षेत्र आता है वो है खादर क्षेत्र, और चौथा जो क्षेत्र आता है वो है बांगर क्षेत्र। यह आप ध्यान रखिएगा। पूर्वी ये विशाल मैदान जो है इसके कितने उपविभाग हैं? 4 उपविभाग हैं, भाबर, तराई, खादर और बांगर। अब दोस्तों मैं विद डायग्राम आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं चारों को, आप ध्यान दीजिए यहां पे। अब जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पर्वतीय क्षेत्र है सपोज कीजिए, उसके बाद में पर्वतीय क्षेत्र के आगे ये जैसे मैदानी क्षेत्र स्टार्ट हो रहा है, यहां तक पर्वतीय क्षेत्र है, फिर ये यहां से मान लेते हैं पर ये मैदानी क्षेत्र है, ये भाग कोई नीचा है और ये भाग कोई ऊंचा है, तो ये क्या है? पर्वत। और ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को बोलते हैं, पर्वत के नजदीक वाले भाग को भाबर। इस क्षेत्र को हम कहते हैं तराई, और इस क्षेत्र को कहते हैं हम खादर, और ऊंचे भाग को कहते हैं हम बांगर। ये 4 पार्ट कर दिए हैं मैंने। अब देखो ध्यान देना, नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है। नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है। जब नदियां पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं तो पर्वत पदीय क्षेत्र का अपरदन करती हैं, इरोशन करती हैं। पर्वत पदीय क्षेत्र से जब अपरदनात्मक जो पदार्थ है, जो अवसाद है, वो पर्वत पदीय क्षेत्र में आके ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है। तो इसको पर्वतीय पदीय क्षेत्र में पत्थर के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। अब जैसे नदियां फिर निकलेंगी, अब ये नदी निकल रही है, अब ये पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो यहां पे दोस्तों नदी जल विलुप्त हो जाता है, नदी जल विलुप्त हो जाता है। अब इसको मान लीजिए आप शिवालिक पर्वत श्रेणी मान लो, आप शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी को मित्रों उप हिमालय भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? उप हिमालय।
और ये शिवालिक पर्वत श्रेणी के समीप ये जो भाबर क्षेत्र है ये मौजूद है। कहने का अर्थ आप एग्जाम में इतना याद रख लीजिए कि वह क्षेत्र जहां नदियों का जल विलुप्त हो जाता है उस क्षेत्र को कहते हैं भाबर। उसके बाद में नदी जल भूमि में विलुप्त हो गया, भूमिगत हो गया, उसके बाद में नदी जल भूगर्भ में प्रवाहित होता है और जिस स्थान पे मैदान में पुनः जल प्रकट हो जाता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो तराई क्षेत्र है ये दलदली होता है। कैसा होता है? दलदली क्षेत्र होता है। इसके बाद में हम देखें ये जो क्षेत्र है प्राकृतिक वनस्पति भी यहाँ पे ज्यादा होती है। प्राकृतिक वनस्पति जो है यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है और ये बायोडायवर्सिटी के लिए जैव विविधता का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैव विविधता का महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। यहां पे ध्यान देना आपने, जैव विविधता का महत्वपूर्ण क्षेत्र। मैंने क्या बताया कि जहां नदी जल विलुप्त हुआ उसे तो क्या बोला हमने? भाबर। जहां नदी जल पुनः प्रकट हो गया उसको क्या बोला हमने? तराई। तराई क्षेत्र कैसा होता है? दलदली। यहां पर प्राकृतिक वनस्पति अधिक पाई जाती है तो स्वाभाविक यहाँ पे क्या पाई जाएगी? ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी। जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न होता है। उसके बाद में तीसरा पोर्शन आता है अपना खादर। खादर का मतलब दोस्तों इसके नाम से, जैसे अपन ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते हैं खाडा, खाडा मतलब खादर, उसी से बन गया ये कि मैदान का वह निम्नस्थ भूभाग जहां नदी जल सरलता पूर्वक पहुंच जाता है उसे खादर कहा जाता है। पुनः सुन लेना दोस्तों, मैदान का वह निम्नस्थ भूभाग जहां नदी जल सरलता पूर्वक पहुंच जाता है उसे खादर कहा जाता है। और खादर क्षेत्र जो है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। कैसा है? नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। नवीन जलोढ़ मिट्टी यहां पर पाई जाती है। दोस्तों ये रीट एग्जाम में आ चुका है पहले, याद रखिए रीट अभ्यर्थी। वैसे मैं सभी के लिए पुनः कहना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है भले ही आप आईएएस दो, आरएस दो, नेट दो, सेट दो, फर्स्ट ग्रेड दो, सेकंड ग्रेड दो, थर्ड ग्रेड दो, पटवार दो, राजस्थान पुलिस एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दोगे उससे रिलेटेड उसमें इसमें से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को कहते हैं। इस क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे मिट्टी का प्रतिवर्ष प्राकृतिक नवीनीकरण भी होता रहता है। उसके बाद में दोस्तों बांगर क्षेत्र आ गया। मैदान का वह उच्चस्थ भूभाग, मैदान का वह उच्चस्थ भूभाग जहां नदी के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता उसे हम बांगर कहते हैं, ये याद रखिए आप। और ये खादर क्षेत्र को दोस्तों पंजाब में बेट भी कहा जाता है। पंजाब में इसको खादर को क्या कहते हैं? बेट। और यूपी में क्या कह देते हैं? खादर बोल देते हैं। अब देखो नेक्स्ट, ये चारों उपविभाग में हो गए, ये आपके क्लियर समझ में आ रहे होंगे। मैंने बताया कि 4 उपविभागों में विशाल मैदान को बांटा गया। 4 उपविभाग कौन से बताए? भाबर। जहां नदी जल विलुप्त होता है उसे भाबर कह देते हैं। जहां नदी जल पुनः प्रकट हो जाता है उसे तराई कह देते हैं। और मैदान का वह निम्नस्थ भाग जहां नदी के बाढ़ का जल पहुंच जाता है सरलता पूर्वक उसको खादर कह देते हैं। खादर ये जो क्षेत्र है स्पेशली यूपी में पाया जाता है और खादर क्षेत्र को पंजाब में बेट कह देते हैं। और मैदान का वह उच्चस्थ भूभाग जहां नदी जल नहीं पहुंच पाता उसे बांगर कहते हैं। और बांगर क्षेत्र में पुरातन मिट्टी पाई जाती है। पुरातन मिट्टी, क्योंकि नदी का जल यदि पहुंचेगा ही नहीं, पुरातन जलोढ़ मिट्टी यहां पे पाई जाएगी। पुरातन मतलब पुरानी मिट्टी, पुरातन जलोढ़ मिट्टी बांगर वाले क्षेत्र में पाई जाएगी दोस्तों। तो ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे, यहां कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें बिल्कुल सीक्वेंस से क्रम से मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों यहीं पे हम देखते हैं, ये 4 उपविभाग भी कंप्लीट अपने हो गए। अब उसके बाद में नेक्स्ट दोआब क्षेत्र देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोआब, दोआब देखो आब का मतलब पानी होता है मित्रों, दो का मतलब दो। जैसे दो नदियों, जैसे एक नदी ये है, मान लीजिए एक नदी ये प्रवाहित हो रही है और दूसरी नदी ये प्रवाहित हो रही है, समानांतर पैरेलल, ये दो नदियां प्रवाहित हो रही हैं। अब दो नदियों का जो ये बीच का जो क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है, इस बीच वाले क्षेत्र को कहेंगे दोआब, क्योंकि दो नदियों के द्वारा यहां पे जल पहुंचता है। समझ में आ गया होगा आपको दोआब का अर्थ क्या होता है। दोआब अर्थात दो का मतलब दो हो गया, आब का मतलब जल हो गया, पानी हो गया। तो दो नदियां, एक नदी ये है, एक नदी ये है, तो दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र है ये क्या कहलाता है?
दोआब कहलाता है। अब दोआब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है अपने भारत में विशाल मैदान में, वो हमें देखने हैं। अब दोस्तों इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हो। अब एक जो ट्रिक है वो मित्रों आप ही के लिए बनाते हैं, तो अपने चैनल को जो है MGI लाइव क्लासेस, जो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, ताकि आपकी नए नए वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सके, नई चीजों से आप जानकारी ले सके। देखो दोस्तों दो आप इंपॉर्टेंट है, एक तो है चार्ज दो आप, नेक्स्ट दूसरा बारी दो आप, तीसरा है रचना दो आप, और चौथा आपने काफी पॉपुलर है बिस्त दो आप, नाम सुना होगा ना, बिस्त दो आप। तो ये चार इंपॉर्टेंट है और इनके नाम में ही नदियों के नाम छुपे हुए हैं, आप आराम से याद रख सकते हो। अब देखो यहीं पे ध्यान देना, नंबर 1 मैं लिख रहा हूं यहां पे। अब देखो चा से याद रखो, चा से चैसे हो गए चिनाव, चा से क्या लगाएंगे अपन, चिनाव, पहली नदी आ गई चिनाव। फिर आगे जय है, जैसे लगा देंगे झेलम, चिनाव और झेलम, ये दो नदियों के मध्य जो दोआब मिलता है उसको कहते हैं चार्ज दोआब। देखो प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है, बस को ढूंढने वाला इसको चाहिए, अच्छे तरीके से इसको ध्यान देने वाला चाहिए। अच्छे तरीके से ध्यान देके जब पढ़ते हैं तो सारी चीजें यही मिलती है। तो चार दोआब समझ में आ गए ना, चार जैसे लगा देंगे चिनाव और जैसे लगा देंगे झेलम, चिनाव और झेलम के बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं चार दोआब। नंबर 2 दूसरा देखो बारी, वहां से लगा देंगे व्यास, क्या लगा देंगे, व्यास, वारी, और री से लगा देंगे रावी। व्यास और रावी नदियों के मध्य जो आप पाया जाता है उसको क्या कह देते हैं, बारी दो आप कह देते हैं। तीसरे नंबर पर रचना, देखो रे से लगा देंगे रावी, चे से लगा देंगे चिनाव, रावी और चिनाव के बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं रचना दो आप, इसी में आंसर छुपा हुआ है, रे से रावी, चे से चिनाव। चौथा बिस्त दोआब। अब देखो बी से अब इसको वह समझेंगे ना कि बी, वह समझेंगे तो इसको बोलेंगे व्यास, और सह से लगा देंगे, आधा सह से लगा देंगे सतलज। तो व्यास और सतलज नदियों के मध्य वाले भाग को क्या कहा जाता है, बिस्त दोआब। तो ये चारों मैंने दोआब भी बता दिए। इसके इंपॉर्टेंट इनमें से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं हर वीडियो दमदार है, अच्छे तरीके से इनको समझो, पढ़ो अच्छे तरीके से, और हमें नए नए प्रयोग आपके लिए करते रहेंगे, प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो जो है आपको कुछ स्पेशल दिखाई देगा, और आपके खुद के कमेंट से हमें बताएंगे, और आप अपने सुझावों से हमें अवगत करवाया करो मित्रों, ताकि हमें हमारा खुद का लेवल का पता लगे। कहीं कमियां हो तो उनको छुपाया मत करो, तुरंत आप बता दिया करो, क्योंकि वो स्वीकार्य है। हम आपकी सुनेंगे, और आपके बिना हमारा क्या वजूद है, आपसे ही हम टिके हुए हैं। हाँ तो दोस्तों ये भी क्लियर हो गया अपना, सारी चीजें देखो, ये चीजें मैंने बेसिक बता दी, उसके बाद में उपविभाग 4 बता दिए, और 4 जो आपके आप थे वो बता दिए। अब दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताने जा रहा हूं। अब देखो ये उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, उत्तर भारत का ये जो विशाल मैदान आपको नजर आ रहा है मध्य भारत में, तो इसमें जो गंगा नदी है ये सबसे इंपॉर्टेंट मेजर नदी मानी जाती है, और अपने को पता है आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टिकोण से भी हमारे भारत की सबसे पवित्र और पावन जो नदी है वो गंगा नदी है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और देखो अब जो गंगा नदी है इसको उत्तर भारत का मेरुदंड कहा जाता है, उत्तर भारत का मेरुदंड, बिल्कुल फैक्ट बात है। उत्तर भारत का मेरुदंड कौन सी नदी को कहते हैं, गंगा नदी को कहते हैं, क्योंकि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का जो आधार है ये गंगा नदी को माना जाता है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखो दोस्तों ये तिब्बत क्षेत्र है, यहां पे याद रखना तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार में एक झील है मानसरोवर, कौन सी झील है, मानसरोवर झील है। अब मानसरोवर झील जो है यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहां से कौन सी नदी निकली, ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे निकल के और ऐसे ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक दर्रा पड़ता है यांगयाक, कौन सा दर्रा है,
यांगयाक इस दर्रे में प्रवेश करती है। तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील से निकलती है और यहां पर इस नदी को सांगपो कहा जाता है। ये भी याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। और सांगपो का अर्थ होता है दोस्तों बर्फ की देवी। क्या होता है? बर्फ की देवी होता है। और ये नदी निकलकर और सबसे पहले भारत में कौन से राज्य में प्रवेश करती है? ऐसे एग्जाम में आ जाए, ये कौन से राज्य के दर्रे में प्रवेश करती है? तो ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य के यांगयाक दर्रे में प्रवेश करती है। फिर ये जो असम बेल्ट है, अब असम में प्रवेश करती है। अब दोस्तों यहां पर फिर एक अच्छा प्रश्न बनता है कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? माजुली। ये याद रखना दोस्तों, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो नदी में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप। ये नदी द्वीप है वर्ल्ड का। एग्जाम में आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो क्या बताना है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कौन से राज्य में है? असम में। कौन सी नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में। क्लियर हो गया ये? और ये माजुली द्वीप है लगभग, ये माजुली द्वीप है। अब इसके बारे में बताएं आपको कि सन 2000 में दोस्तों, सन 2000 में यूनेस्को ने इस द्वीप को विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित कर लिया है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इनको सीक्वेंस से कैसे याद करोगे आप? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। यहां पर इसे सांगपो कहा जाता है। सांगपो का शाब्दिक अर्थ बर्फ की देवी होता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य के यांगयाक दर्रे में प्रवेश करती है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप स्थित है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। और इस द्वीप को सन 2000 में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया है। ये क्लियर हो गया दोस्तों? अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट और भी एक अच्छा प्रश्न, अब देखो ये पश्चिमी बंगाल है। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये गंगा नदी आ रही है, गंगा नदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ये जो डेल्टा बनाया गया है, सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। अब सुंदरवन का जो डेल्टा है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब एग्जाम में आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। कौन कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ये निर्मित है। दोस्तों डेल्टा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। डेल्टा कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा, इट मींस यूनानी भाषा का ही वर्ड है। डेल्टा का आकार ऐसे आता है दोस्तों, देखो त्रिभुजनुमा आकृति में होता है। तो ये धरातल से, तो ये आकार धरातल से तो बड़ा आकार जुड़ा हुआ रहता है, तो समुद्र की ओर इसका संपूर्णनुमा आकार होता है। इस तरह से देखो, यहां पे देख लो, इस तरह से आकार होता है। तो इसका आधार है ये धरातल से लगा हुआ रहता है और इसका जो शीर्ष है ये समुद्र की ओर होता है। और ये नदियों के द्वारा लाया हुआ पदार्थ होता है जो एक निक्षेपणात्मक कार्य के द्वारा इसका निर्माण होता है। और ये डेल्टा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और याद रखना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। और इसका निर्माण करने वाली कौन कौन सी दो नदियां बताई मैंने? गंगा और ब्रह्मपुत्र। और ये जो डेल्टा है, ये जो है, ये मेघना और, याद रखना, मेघना और हुगली नदी के बीच में पड़ता है। मेघना और हुगली नदी के मध्य पड़ता है। ये जो डेल्टा है ये 254,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये डेल्टा फैला हुआ है। ये भी याद रखिएगा, सारी चीजें बता रहा हूं। इस डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इस डेल्टाई क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, जिनको हम ज्वारीय वन भी कहते हैं। मैंग्रोव वन को क्या कहते हैं? ज्वारीय वन। और ये जो वन है दोस्तों, ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि बंगाल टाइगर अभ्यारण्य जो है पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। और वैसे यदि ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सुंदरवन का डेल्टा कौन कौन से दो देशों में है, तो एक तो भारत में है ये, और एक बांग्लादेश में फैला हुआ है। ये भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद में इस डेल्टा का आकार दोस्तों चापाकार डेल्टा है। ये कैसा डेल्टा है? चापाकार। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। नील नदी का डेल्टा भी कैसा है? चापाकार। और गंगा नदी का डेल्टा भी कैसा है? चापाकार। अब देखो सारी चीजें आ गई। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। ये कौन से दो नदियों के द्वारा बना? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ये कौन से दो नदियों के बीच में है? मेघना और हुगली के बीच में।
डेल्टा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? डेल्टा शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है और ये पदार्थों का निक्षेपण होता रहता है नदियों के द्वारा। तो डेल्टा का जो शीर्ष होता है ये तो सागर की ओर होता है और इसका आधार धरातल से लगा हुआ रहता है। इस सुंदरवन का डेल्टा का आकार चापाकार है। ये 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मेघना और हुगली के बीच में फैला हुआ है और ये इस डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव या ज्वारी वन पाए जाते हैं जो बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। ये क्लियर रखना। इसके बाद में दोस्तों और इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने जो आ रही है वो भी ध्यान दीजिएगा। इस विशाल मैदान में अफवाह तंत्र 4 प्रकार का है। इस विशाल मैदान में अफवाह तंत्र के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। पहले तो अफवाह का पता आपको होना चाहिए, उसके बाद में अफवाह तंत्र क्या होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब ये 2 चीजों को आप क्लियर करो। अफवाह का मतलब होता है कि जब नदी अपने ढाल का अनुसरण करती है तो उसे क्या कहते हैं? अफवाह कहा जाता है। और जब मुख्य नदी में सहायक उप सहायक नदियां आकर मिल जाती है, नदियों में मुख्य नदी में सहायक और उपसहायक नदियां आकर मिल जाती है तो नदियों के उस जाल को क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र। तो अफवाह तंत्र अपने विशाल मैदान में कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। पहले प्रकार का अफवाह आता है अनुवर्ती। ये नेट एग्जाम में भी आ चुका है, आईएएस में भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुवर्ती, फिर दूसरा है परवर्ती, तीसरा है नवानुवर्ती, चौथा है प्रत्यानुवर्ती। दोस्तों ये याद रखना, कोई भी टॉपिक में अधूरा नहीं पढ़ाता, बिल्कुल क्लियर टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको। जैसे क्लास में जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं ठीक उसी की तरह सारी चीजें आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। अच्छे तरीके से इनको वीडियोस को देखना आप। अब देखो दोस्तों, ये 4 प्रकार के अफवाह तंत्र हैं, अनुवर्ती, परवर्ती, नवानुवर्ती और प्रत्यानुवर्ती। अब इनको नाम याद रख लेने, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, अनुवर्ती, परवर्ती, नवानुवर्ती और प्रत्यानुवर्ती। अब इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ये जैसे सबसे पहले ये देखते हैं हम, ये मुख्य नदी है, ये कोई सहायक नदी है, ये कोई उपसहायक नदी है, ये भी उपसहायक नदी है। तो ये 4 नदियां बना दी मैंने, नंबर 1, 2, 3 और ये 4। इसको कहेंगे हम अनुवर्ती। पहली नदी को, मुख्य जो नदी होती है उसको कहा जाता है अनुवर्ती। दूसरी को कहते हैं परवर्ती, सहायक नदी को क्या कहते हैं? परवर्ती। और उपसहायक ऊपरी को कहते हैं नवानुवर्ती और नीचे वाले को कहते हैं प्रत्यानुवर्ती। तो ये 4 प्रकार के अफवाह तंत्र हैं। तो अनुवर्ती का मतलब बताया कि मुख्य नदी जब अपने ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है तो उसे क्या कहते हैं? अनुवर्ती अफवाह तंत्र कहते हैं। क्लियर समझ में आ गया आपको? मुख्य नदी जब अपने ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है तो उसे अनुवर्ती कहा जाता है। ये सहायक नदी है, ये तो मुख्य होगी, ये सहायक है। अब इसमें देखो आप, सहायक नदी विपरीत दिशा से बहकर जब समकोण के ऊपर, समकोण का मतलब 90 डिग्री के कोण पर, समकोण के ऊपर मुख्य नदी से मिल जाती है उसे हम कह देते हैं परवर्ती। समकोण के ऊपर सहायक नदी आके मुख्य से मिलेगी तो उसको क्या कह देंगे? परवर्ती कह देंगे। तीसरा आ गया नवानुवर्ती। अब ये भी नदी ढाल का अनुसरण करती है कि उप सहायक नदी ढाल का अनुसरण करती हुई जब किसी परवर्ती से या सहायक नदी से मिल जाती है तो उसे कहा जाता है नवानुवर्ती। ये भी क्लियर हो गया। चौथा है प्रत्यानुवर्ती। अब प्रत्यानुवर्ती का इस तरह से अफवाह है कि कोई उप सहायक नदी विपरीत दिशा का अनुसरण करके और जब परवर्ती से या सहायक नदी से मिलती है तो उसे प्रत्यानुवर्ती अफवाह के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 प्रकार के अफवाह तंत्र हो गए। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन देखो, एग्जाम में कैसे आएगा प्रश्न, ये ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेंगे आपसे, तो एग्जाम में ये पॉइंट लगे हुए होंगे 1, 2, 3, 4, या फिर लिखा होगा A, B, C और या D। नीचे ये डायग्राम जैसे कैसे आ जाएगा, लेकिन ये नाम लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको। नीचे लिखा होगा नोट, अंग्रेजी वर्णमाला का B सांकेतिक शब्द कौन से अफवाह तंत्र को प्रदर्शित करता है। अब ये चारों आपको ABCD ऑप्शन में मिल जाएंगे। अब आपको पता है कि A में अनुवर्ती दिखा रहा है, B में परवर्ती दिखा रहा है, तो अपना B आंसर हो जाएगा परवर्ती। तीसरा C पूछे तो नवानुवर्ती, D पूछे तो प्रत्यानुवर्ती। ये क्लियर हो गया। अब प्रश्न ऐसे भी पुटअप हो सकता है
कि अपवाह तंत्र में कौन कौन सी दो नदियां ढाल का अनुसरण करती हैं और कौन सी दो नदियां ढाल का अनुसरण नहीं करती। अब देखो, एक तो मुख्य नदी, ये नदी ढाल का अनुसरण कर रही है, और एक उपसहायक नदी ढाल का अनुसरण ये कर रही है, एक तो पहली और एक तीसरी, और दो नदी ये ढाल का अनुसरण ये भी विपरीत दिशा से आ रही है और ये भी विपरीत दिशा से। तो एक तो ये सहायक नदी, एक तो ये जो सहायक नदी है और एक ये उपसहायक नदी है, ये ढाल का अनुसरण नहीं करती है। एग्जाम में पूछ रहे हैं कौन सी नदियां ढाल का अनुसरण कर रही है, एक तो अनुवर्ती कर रही है और एक नवानुवर्ती कर रही है। कौन सी दो नहीं कर रही? परवर्ती और प्रत्यानुवर्ती। तो ये अपना दोस्तों आज का टॉपिक था, और ये टॉपिक जहां तक मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से, इस वीडियो को ढंग से सुनना, आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना, और हम आपके लिए यूं ही मेहनत करते रहेंगे। बस आप हमें मोटिवेट करते रहिए, अपने सुझावों से अवगत करवाते रहिए, और हमारे को जब अच्छी ऊर्जा मिलती रहेगी तो निश्चित रूप से इसी तरह की वीडियोस आपको बराबर मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और मैं दोबारा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। थैंक यू दोस्तों।